नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं। पहला जो आर्टिकल है ये कास्ट सेंसस मतलब जाति आधारित जनगणना की बात करता है। क्या इसकी जरूरत है या क्या अभी ये वक्त सही नहीं है और क्यों अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट सेंसस के साथ में नहीं आई है, इन सारे मुद्दों को हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये ओजोन पैक्ट के बारे में है। हाल ही में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें संशोधन हुआ है 2016 में, उसको देखते हुए कई देशों ने कदम उठाने चालू करे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम इस बारे में बात करेंगे इस आर्टिकल में। तो चलिए मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का एमसीक्यू। अगर हम संसदीय भाषा में समझे तो गार्जियन ऑफ द हाउस का, सदन का पालक कौन होता है? आपका ऑप्शन ए है चेयरमैन, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर, वह हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वह यह है कि ओजोन डिप्लीशन से आप क्या समझते हैं और किगाली एग्रीमेंट किस प्रकार से ओजोन डिप्लीशन को कम करने में मदद करेगा, ये आपको बताना है 250 शब्दों में। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि बात करता है कास्ट सेंसस की, जाति आधारित जनगणना की। तो हाल ही का जो हमारा अभी सेशन हुआ पार्लियामेंट में, उस सेशन में कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये डिमांड रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा जयसिंह केस में जो 50% का कैप लगाया गया है आरक्षण के ऊपर कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ये कैप संसद के द्वारा लेजिस्लेटिव मार्ग के द्वारा किसी विधेयक के द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा हटा देना चाहिए। इस मुद्दे के साथ में एक और चीज़ जो डिमांड की गई वो ये है कि राष्ट्रव्यापी एक जाति आधारित जनगणना भी हो। जैसे आपको पता है 2021 में हमारे देश की जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते हुए ये डिलेड हो गई, 2020 से ही शुरू होने वाली थी। तो इसी के साथ में कास्ट सेंसस की भी बात की गई है। अब समझ लेते हैं कि जो 50% यहाँ पर कैप की बात की गई है, लिमिट की बात की गई है, इसको थोड़ा समझ लेते। तो इस आर्टिकल में बताया गया है, जो दोनों ही लेखक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसा कुछ सैक्रोसेंट नहीं है कि 50% कैप बनी ही रहे। हम इस कैप को ब्रीच कर सकते हैं, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ में ही देखें तो एक और पहलू हमें ये देखने को मिलता है कि जो जाति है, जो समुदाय है, इनमें जो इलीट्स है, मतलब हर जाति हर कम्युनिटी में जो उच्च वर्ग है, ये जो है वो जाति के और लोगों पे उनका एक डोमिनेंस रहता है, एक दबाव रहता है, जिसके कारण अगर उस जाति या उस समुदाय के लोगों को देखें तो उस जाति और समुदाय का जो निचला तबका है उन तक कभी रिजर्वेशन का फायदा पहुंचता ही नहीं और जो दूसरी चीजें उनका फायदा पहुंचता ही नहीं है। तो काइंड ऑफ जो उनको एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो उनको एक समानता मिलनी चाहिए, वो उनको खुद उनके समुदाय और उनकी जाति में नहीं देखने को मिलती है। तो हम 50% कैप को ब्रीच करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो आखिरी व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंचना चाहिए। इस और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कास्ट में, कम्युनिटीज में कैसे उसका फायदा जो है वो आखिर तक पहुंचे, ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात की गई है, मतलब सामाजिक आर्थिक स्तर पर जाति आधारित जनगणना की बात की गई है। मतलब जाति आधारित जनगणना में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स साथ में रहे, सामाजिक और आर्थिक दोनों चीजें साथ में रहे। तो यहाँ पर समस्या ये आ जाएगी यहाँ पर कि वुड ब्रिंग टू द फोर, मतलब नंबर ऑफ पीपल एट द मार्जिन और who are deprived or kind of occupation they pursue, kind of hold that institution like caste have on them। तो अगर हम देखें हमारे देश में तो कास्ट जो थी वो ऑक्यूपेशन डिसाइड करती थी। ऑक्यूपेशन के स्तर से ही आपका आर्थिक और सामाजिक स्तर तय होता था। तो अगर हमारे समाज में हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कास्ट के साथ साथ ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो किसी ऑक्यूपेशन में ही फंसा हुआ है, पीढ़ियों से वो वही करते आ रहे हैं। उसके साथ में केवल उनकी ऑक्यूपेशन और उनके समाज में उस एक
अलग स्तर पे होने के कारण उन्हें कई डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, जो कि एक कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन बन जाता है, कास्ट लाइक इंस्टीट्यूशन में वो फंस गए हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर निकल के आ सकती है, मतलब एक और तीसरा पहलू हमें देखने को मिल सकता है, जो फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऐसा उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि कोई मैनुअल स्कैवेंजर है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट से ही बिलोंग हो, काफ़ी लंबे समय से वो वही काम कर रहा हो, या किसी एक गांव में कोई एक व्यक्ति, भले ही वो कोई भी कास्ट का हो, लेकिन एक ऑक्यूपेशन में वो अटका हुआ, इसकी फैमिली लंबे समय से वही काम कर रही है, जिसके चलते उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमें एक नया समुदाय, एक नया, हमें पूरा यहाँ पर मार्जिन पे जो लोग हैं, पूरे हाशिए पे जो लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा कोर्ट की अगर हम बात करें, न्यायपालिका क्या कहती है इस बारे में, तो न्यायपालिका बार बार इसी चीज़ पर जोर देते हैं कि हमारे पास में आंकड़े होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, उसके बाद में ही हम कोई लॉजिकल एक निर्णय ले सकते हैं उन आंकड़ों के आधार पे। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कुछ राज्यों ने करवाया है, लेकिन इसका डेटा जो है वो पब्लिक नहीं किया गया है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर किन लोगों को प्रिविलेज मिल रहा है, ये बात सामने आ सकती है। उसके अलावा मिसमैच, नंबर्स का मिसमैच जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि कई आंकड़े जो है, कई डेटा जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पर जुटाया जाता है, और ये हो सकता है कि इनके द्वारा, सरकार के द्वारा जो कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया हो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो, तो एक अलग ही डिस्प्यूट उठ जाए। तो उसको देखते हुए भी यहाँ पे सरकारें जो है वो थोड़ा इस पे बैकफुट पे रहती है। उसके अलावा रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका किस तरीके से यहाँ पर वो वितरित है सारे समुदायों में, ये भी एक बड़ी बात सामने आती है। तो यहाँ पर अगर हम वे फॉरवर्ड देखें, तो वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले वे फॉरवर्ड ये देखने को मिलता है हमें, पहले उससे पहले एक चीज़ समझने की हमें आवश्यकता है कि जो हमारे देश में जो रूलिंग पार्टी है, इनका जो सपोर्ट आता है ये अपर कास्ट से आता है, क्योंकि अपर कास्ट जनरली बहुत ज़्यादा संपन्न होते हैं, पर अपर कास्ट वही देखें तो हम माइनॉरिटी है हमारे देश में। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रल माध्यम से देखे जाए तो जो मिडिल कास्ट और जो दलित है, इनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्हें भी यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिसोर्सेज जहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ से नंबर ऑफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इन दोनों का एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी सबसे ये है कि अगर हम जाति आधारित जनगणना कर रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश्य रहना चाहिए, और वो जनगणना, ये आंकड़े किस तरीके से उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, इस और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना इंटरेस्ट यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इनके जो कोर सपोर्टिव्स है, जैसे आप न्यूज़ चैनल में अगर देखते हैं, अगर एग्जिट पोल हो रहा है तो यहाँ पर यही बात होती है कि इस समुदाय के इतने लोग हैं, इस समुदाय का सपोर्ट इस पार्टी को मिल रहा है, इसलिए ये पार्टी जीतने वाली है। तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के हमें आखिरी फायदे तक, इसका क्या फ़ायदा होगा और देश के रूप में, समाज के रूप में हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे, उस पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि किगाली अमेंडमेंट के बारे में है। किगाली अमेंडमेंट जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1989 में आई थी, ओजोन डिप्लीशन को देखते हुए सारे देश साथ में आए, बैठे, और इन्होंने यहाँ पे बात करी कि कैसे हम इस ओजोन डिप्लीशन को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए 2016 में किगाली अमेंडमेंट इस प्रोटोकॉल में किया गया। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस अमेंडमेंट के अंतर्गत अक्टूबर 2016 में जो ये नेगोशिएशन हुआ सारे देशों के बीच में, उसमें ये बात की गई कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जो है, इसका इस्तेमाल AC, रेफ्रिजरेटर और जो अदर फर्निशिंग फॉर्म इंडस्ट्री में होता है उसका हम यूज़ कम करेंगे। क्योंकि HFC जो है ये वो एक गैस है जो कि CO2 से भी ज़्यादा यहाँ पे बुरा प्रभाव डालती है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में इस गैस का बहुत बड़ा योगदान है, CO2 से भी ज़्यादा। इसलिए ये प्रण लिया गया कि हम इस गैस का इस्तेमाल जो कि AC, रेफ्रिजरेटर्स में होता है, उससे हम कम करेंगे। तो अगर हम देखें तो एवरेज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 22 ऑफ मोस्ट यूज HFCs इज अबाउट 2500 टाइम्स दैट ऑफ CO2। तो CO2 से ये कितना ज़्यादा है, ये हमें देखने को मिलता है, करीब 2500 गुना यहाँ पे ज़्यादा इसकी बात की गई है।
अब जो अमेंडमेंट किया गया है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1989 में आई थी उसमें किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य था कि हम हमारी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें। ओजोन लेयर वो लेयर है जो कि यहाँ पर हानिकारक जो सूर्य की रेज है उससे हम मनुष्यों को और हमारे यहाँ जो लिविंग बींग्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनको बचाते हैं। तो उस समय पे ये फैसला किया गया था कि CFC को कम किया जाए, उसको रिप्लेस किया जाए HCFC से, और फिर बाद में ये निर्णय लिया गया कि HCFC जो है उसे HFC से रिप्लेस किया जाए, जिससे ओजोन लेयर में को कम प्रभाव पड़े। तो अगर हम देखें तो इसके चलते हुए 98.6% जो ओजोन डिप्लीशन है ये कम हुआ है, बहुत अच्छा परिणाम है। 1.4% जो है वो HCFC से हो रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो किगाली अमेंडमेंट है इससे जो मुख्य फायदा है वो ये है कि कर्टेल HFC यूज बाय एटलीस्ट 85%। तो HFC यूज जो है ये 85% तक घटा है। उसके अलावा देखें तो इंडिया को अचीव करना है, जो इंडिया को गोल दिया गया है ये 2047 तक अचीव करना है। जो विकसित देश है US जैसे यूरोप के कुछ देश जैसे उन्हें 2036 तक करना है, और चीन को 2035 तक ये गोल अचीव करना है। इससे फायदा ये होगा कि हमारा पृथ्वी का आधा डिग्री टेम्परेचर जो है उसमें सुधार होगा। उसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें 2 डिग्री तक टेम्परेचर सुधार करने की बात की गई है उसमें भी इसकी मदद मिलेगी। तो भारत ने इसलिए 20 वर्ष का 2 दशक का एक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP 2019 जो है वो लाया है, जिसका एम है कि रेफ्रिजरेंट ये जो गैसेस है इनकी डिमांड 25 से 30% हो जाए, कम की जाए अगले 20 वर्षों में। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है यही समाप्त होता है। आप हमें ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं विभिन्न पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे। आपको सिर्फ करना ये है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पॉडकास्ट सर्च करनी है और वहाँ आप हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।